हेलो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन और इस कोमल की शान मान पहचान, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस कोमल यूट्यूब चैनल पर आपको अपने हरियाणा एसएएस एग्जाम का जो सेकंड पेपर है, जो कि कॉमर्शियल बुक कीपिंग का पेपर है, उसकी कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पर करवाया जाना है, आपको समझाया जाना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट किया जा सके, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। और सबसे बड़ी बात कि आप एक एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय के पास टाइमिंग की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। आपके टाइम को सेव करने के लिए आपका एक कॉमर्स साथी आपको इस चैनल पर कंप्लीट कॉमर्शियल बुक कीपिंग का सिलेबस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इस सिलेबस के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हुए हैं 1987 से 2023 के एग्जाम तक, उन सबकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाऊंगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि जो भी सिलेबस और इस पीवाईक्यू के बेस पर जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे, उन सब की भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे डबल अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, जिसमें से हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका इस वन शॉट में हम कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट चैप्टर को हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उसकी एक स्टेप टू स्टेप कोई चीज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी जो कॉमर्शियल बुक कीपिंग है, हमारी जो कॉमर्शियल बुक कीपिंग जो सब्जेक्ट है, इसका भी एक प्रोसेस है। ठीक है, इसका प्रोसेस कैसे है, क्योंकि ये कॉमर्शियल बुक कीपिंग है, जो ये पार्ट है हमारा अकाउंटिंग का। सबसे पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि अकाउंटिंग के बारे में हम समझे। अकाउंटिंग के बारे में मैंने डे 1 का जो हमारा लेक्चर था, जो कि इसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसमें कंप्लीट चीज आपको बताई गई है। इस अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या क्या है, अकाउंटिंग के जो यूजर है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम बनाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किसके काम आती है, हमारे जो बिजनेस के अंदर जो भी रिजल्ट आया उनको कम्युनिकेट करने के लिए उसके यूजर को, अकाउंटिंग यूजर को समझा हमने। अकाउंटिंग के जो बेनिफिट है उनको समझा कि अकाउंटिंग के बेनिफिट क्या है, अकाउंटिंग की नीड क्यों हुई, अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है। ये था हमारे फर्स्ट लेक्चर का मटेरियल। फिर हमने डे 2 में पहुंचे। हमने डे 2 में क्या किया, जिसका लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। डे 2 में हमने क्या किया था कि हमारा जो अकाउंटिंग है उसके, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज के, प्रत्येक लैंग्वेज के, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसका कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जिनके बेस पर वो काम करती है अच्छे तरीके से। तो अकाउंटिंग हमारा एक सिस्टमेटिक वे है, अकाउंटिंग एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिफिक एंड आर्ट्स है। ठीक है, तो इसकी एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के लिए इसको गाइड करने वाले प्रिंसिपल, कंसेप्ट और इसके कन्वेंशन, इनको हमने यहां पर बारीकी से डिस्कस किया था। और फिर हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग जो हम करेंगे उसका बेस क्या रहने वाला है भाई। क्या हम ऐसे ही मुंह उठाकर अकाउंटिंग कर देंगे बुक्स में, कोई तो बेस लेंगे ना उसका, कि किस प्रकार ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन होने का बेस क्या लिया, कैश बेस लिया, एक्रूअल बेस लिया, उसको भी मैंने इसी वीडियो में, डे 2 की वीडियो में हमने खूब डिस्कस किया है। आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम सिस्टमेटिक वे से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी अच्छे से नॉलेज गेन नहीं कर सकते। ये ऑथेंटिक बात है भाई, 100% ऑथेंटिक है। क्योंकि यार किसी भी, हम कहते हैं ना हरियाणवी में, किसी भी बात का ना कोई पैन सिराना होना जरूरी हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे अकाउंटिंग का भी पैन और सिराना अलग अलग है। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, वो हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि हम उस पेपर के रिगार्डिंग कितने सीरियस हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने के लिए किया है। अच्छा, आज के इस वीडियो सेशन में हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में खुलकर बात करेंगे। डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, उसकी नीड क्यों हुई। देखिएगा, जो एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है, वो हमें गाइड करती है कि किस प्रकार हम अपनी अकाउंट्स ऑफ बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम किस प्रकार एंट्री करेंगे। ठीक है, तो एक सिस्टम है अकाउंटिंग का, जो सिस्टम है, जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, वो दो प्रकार का है हमारे, दो प्रकार का है। वो कैसे है, एक तो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा है हमारा डबल एंट्री
सिस्टम। ठीक है, ये हमारे सिस्टम है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, यह एक इनकम्प्लीट सिस्टम है। ठीक है, इनकम्प्लीट सिस्टम कैसे है कि ये सिस्टम जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन को उस ट्रांजैक्शन से कितने इफेक्ट हुए, कौन से इफेक्ट हुए, और किस किस इफेक्ट को हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंट्री करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम हमें ये बताता है। अब अकाउंटिंग सिस्टम के दो पार्ट है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो कहता है कि जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे, जो हमारी ट्रांजैक्शन है, उसके केवल हम उसका जो केवल इफेक्ट है ना, जो इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ा, उसके एक सिंगल इफेक्ट को हम यहां पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसका जो सिंगल इफेक्ट है, सिंगल इफेक्ट की ही हम यहां पर एंट्री करेंगे। ठीक है, इसका कंक्लूजन यही है, सिंगल एंट्री सिस्टम केवल एक एंट्री हमारी करता है, इसमें केवल एक इफेक्ट को ही बुक्स के अंदर दिखाया जाता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका जो एक इफेक्ट, जो मेन इफेक्ट है, उसको ही हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमने फर्नीचर परचेज किया, तो हम यहाँ पर फर्नीचर की ही एंट्री करेंगे। सपोज कीजिए हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, इसकी केवल हम फर्नीचर की ही एंट्री करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, न कि फर्नीचर के अगेंस्ट हमारे पास से कैश गया या चेक किया उसकी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे पास फर्नीचर आया हम उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ फीचर्स हैं। फीचर क्या क्या है? एक तो ये है इनकम्प्लीट सिस्टम है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, इनकम्प्लीट सिस्टम है। दूसरा क्या है कि ये सिस्टमेटिक वे नहीं है, साइंटिफिक वे नहीं है, नॉन साइंटिफिक। ये 5 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा, नॉन साइंटिफिक टेक्निक है ये। ठीक है, नॉन साइंटिफिक टेक्निक है। इसके अंदर हम कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे? इसके अंदर हम केवल दो अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं, दो अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं। वो कौन से देखिएगा, जो ये मैं आपको करवा रहा हूं ये आपकी फीचर्स भी है, और ये दोनों के बीच में कंपैरिजन भी है। इन्हीं पॉइंट को आप बेस बनाकर कंपैरिजन के अंदर डाल दीजिएगा जब भी आपको एग्जामिनर्स इस पे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अब की बार थोड़ा टफ रहने वाला है आपका अकाउंटिंग का, कॉमर्शियल बुक कीपिंग का पेपर। ठीक है, अब की बार काफी 4,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है HSCS एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब की बार थोड़ा टफ आपका एग्जाम आएगा। तो दूसरा क्या, तीसरा क्या था कि ये ना जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, उसके अंदर केवल ये पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक को ही मेंटेन करता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो डबल एंट्री सिस्टम था वो क्या था। डबल एंट्री सिस्टम देखिएगा, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में दो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम को हमने समझा, और डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि जो भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई, उसके जो इफेक्ट हुए, उन सभी इफेक्ट को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये मेंशन करता है। मेनली दो इफेक्ट होते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, जैसे हमने कुछ भी परचेज किया, हमारे पास परचेज करने से गुड्स आई, और उस गुड्स लेने के लिए जो हमने पेमेंट की, उस पेमेंट हमारे बिजनेस से चली गई, तो दो इफेक्ट हुए हमारे पास। एक तो आती है कुछ चीजें आने वाली, कुछ चीजें जाने वाली, तो ये दोनों इफेक्ट है ना, उन दोनों की एंट्री करता है। दोनों की एंट्री एक डेबिट साइड करता है, एक क्रेडिट साइड करता है। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक वे है, ये एक साइंटिफिक साइंटिफिक टेक्निक है, यह साइंटिफिक सिस्टम है। ठीक है, तीसरा क्या है? जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम का तीसरा पार्ट है कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर हम 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं, 3 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। वो कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। ये हुई डबल एंट्री सिस्टम की बात। ठीक है, अब हमने मोटा मोटा जान लिया कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है। हेलो दोस्त, कंसंट्रेट प्लीज। ठीक है, अब इतनी बात हमारी आई समझ में। अब हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम होती क्या है, ये किस प्रकार वर्किंग करती है, किस प्रकार इसके अंदर हमें अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है, किस प्रकार ये हमारी अकाउंटिंग को, ट्रांजैक्शन को गाइड करती है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम फोर्स में आई। क्योंकि किसी भी चीज को इन्वेंशन होने से पहले उसकी नीड होती है। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास क्यों आया, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता हुई। आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि बिजनेस बड़े लेवल पर किया जाने लगा, उसकी हमें कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए था, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास आया। डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन कहां से हुआ, डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन हुआ 1494 में। 1494 में इटली के वेनिस नगर में एक मैथमेटिशियन था, जो कि मैथमेटिशियन कौन था, वो हमारे लुकास पैसियोली था, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड सर फादर्स ऑफ अकाउंट है, फादर ऑफ अकाउंट्स की उपाधि इन्हें दी गई है। ठीक है, लुकास पैसियोली जी को। ठीक है, इन्होंने एक पब्लिश की थी एक बुक, जिसके अंदर बताया कि डबल एंट्री सिस्टम के मेथड को इन्होंने पब्लिश किया कि किस प्रकार हम एक ट्रांजैक्शन हुई उसके दोनों दो इफेक्ट होते हैं, जो उनको किस प्रकार हमें रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, इन्होंने ये चीज मेंशन की थी। अब उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ रूल बनाए, उन रूलों को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इनको रूल्स, जो रूल्स थे वो भी इन्होंने इसमें मेंशन किए। फिर आता है 1544। ठीक है, 1544 में जो ये डबल एंट्री सिस्टम था, इसका एक्सपेंशन हुआ ग्लोबल वे में, इंटरनेशनल लेवल पर। जो हमारे ह्यूज ओल्ड कैसल जी थे, ह्यूज ओल्ड कैसल कैसल जी थे, इन्होंने ट्रांसलेट किया इस सिस्टम को, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट दिस सिस्टम इनटू इंग्लिश, ब्रॉडनिंग इट्स ग्लोबल रीच, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल तक इसकी पहुंच बना सके, इसको एक्सपेंड कर सके। इसका ट्रांसलेशन 1544 में किया था, किसने किया था, ह्यूज ओल्ड कैसल जी ने। ठीक है, फिर आता है हमारा 1785, जो मेन इवेंट था। 1785 में इसको रिफाइनमेंट किया गया। इसके अंदर बहुत सारे जो डबल एंट्री सिस्टम के लुका पेशियोली जी ने और ह्यूज ओल्ड कैसल जी ने इसके अंदर जो अपने विचारधाराएं दी थी, इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन बनाए थे, उनको रिफाइन किया गया। रिफाइन कब किया गया, 1785 में। ये थे हमारे एडवर्ड जोन्स ने। इसने क्या किया, जो ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग थी, जो ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बुक थी, ये इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर इन्होंने बताया कि हमें ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, जो बड़े बिजनेस है उनके लिए सेल्स बुक्स, परचेज बुक्स, सेल रिटर्न बुक्स, इनको कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, ताकि ताकि जो इफेक्ट हुए, जो एक ट्रांजैक्शन के ड्यूल इफेक्ट होता है, उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जांच की जा सके, जो हमारे 1785 में दिया था। और आज आज ये जो डबल एंट्री सिस्टम है या डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कैसे है, क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज किया गया यूनिवर्सली ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्ट साइंटिफिक रूल्स एंड प्रोग्रेसिव फाइनेंशियल ट्रैकिंग। ठीक है, इसकी साइंटिफिक वे होने के कारण, एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर्ड होने के कारण, इसको यूनिवर्सल लेवल पर आज अडॉप्ट किया गया है डबल एंट्री सिस्टम को। ठीक है, ये थी इसकी हिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। कई हमारे दोस्त समझ रहे होंगे कि डबल एंट्री सिस्टम है वो ये है कि जो एक एंट्री है उसको डबल बार एंट्री करना, मतलब दो बार उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना। बिल्कुल नहीं भाई, ये आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हमने, देखिएगा मैं इसीलिए बोल रहा था कि सबसे पहले ना कोई सीक्वेंस होना जरूरी होता है हमारी प्रिपरेशन का। तो मैंने जो सेकंड लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने प्रिंसिपल आपको करवाए थे कि अकाउंटिंग किन प्रिंसिपल को गाइड करके, किन प्रिंसिपल को रोल मॉडल मानकर हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको एक प्रिंसिपल करवाया था, द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट, जिसके अंदर हमने बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं, और उन दो इफेक्टों को हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी होती है, ताकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकें और फाइनेंशियल पोजीशन और हमारे रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, इसलिए आपको ये सेकंड वीडियो देखना आपके लिए कंपलसरी है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो होता क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, या कहूं तो दो इफेक्ट होते हैं मेनली, लेकिन वो
इफेक्ट तो दो होते हैं, लेकिन वो उन इफेक्ट्स के थ्रू कई बुक्स ऑफ अकाउंट को इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम ऐसा नहीं है कि इसके अंदर दो बार एंट्री की जाती है एक ही चीज की, बल्कि उसके जितने भी प्रभाव हैं, उसके जितने भी इफेक्ट हैं, उनकी एंट्री की जाती है। यही होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम है, जो डबल एंट्री सिस्टम है, उसके अंदर कोई हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हुई, उसके जो इफेक्ट हैं, उसके इफेक्ट कहां पड़ेंगे, या तो अकाउंट के डेबिट साइड पड़ेंगे या अकाउंट के क्रेडिट साइड पड़ेंगे। ठीक है, या तो हमारे पास कोई चीज आएगी और साथ में हमारे पास से कोई चीज जाएगी। तो इन दोनों के इफेक्ट को एंट्री करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम है क्या, इसकी हमारे जे आर बैटली भाई ने डेफिनेशन दी है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज ए टू फोल्ड इफेक्ट, कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उसके टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं। टू इफेक्ट, वो दो तरीके से वो इफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को। वो किस किस तरीके से, एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो एंट्री हुई इसके दो इफेक्ट हुए, दो अलग अलग अकाउंट को इसने, एक अकाउंट ये है और एक अकाउंट ये है। ठीक है, इनको अफेक्ट करेगी, इन अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करेगी, कि अगर ये अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो ये अकाउंट हमारा इंक्रीज होता दिखेगा हमारे बिजनेस में, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, it is this recording of the two-fold effect of every transaction that has given rise to the term double entry system। कि जो ये ड्यूल इफेक्ट है, इसको एंट्री करने के लिए, एक सिस्टमैटिक वे में एंट्री करने के लिए हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम का उद्गम हुआ, ओरिजिन हुआ, उसका विकास हुआ। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, उसकी रिकॉर्डिंग किस प्रिंसिपल के तहत की जाएगी, वो है हमारा प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल इफेक्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी हम ट्रांजैक्शन हो, कि हमारे बिजनेस में कोई भी डेबिट हो, तो उसका कोई ना कोई क्रेडिट जरूर होगा। अगर कोई क्रेडिट हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन से क्रेडिट इफेक्ट पड़ा है, तो उसका कुछ ना कुछ डेबिट जरूर मिलेगा। तो इसका रूल कहता है कि एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट, कि जितने भी डेबिट हैं उनका कोई ना कोई एक क्रेडिट है। एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट, कि जितने क्रेडिट हैं उनका भी कोई ना कोई डेबिट है। ठीक है, इसके की इनसाइट देख लेते हैं। ए ट्रांजैक्शन नेवर ऑपरेट्स इन वैक्यूम, की कोई एक ट्रांजैक्शन है, केवल वो ऑपरेट नहीं होती, कि एक ही सिंगल वे में ऑपरेट नहीं होती। उसके दो इफेक्ट होते हैं। इफ ए बिजनेस बाय फर्नीचर फॉर कैश, सपोज कीजिए कि हमने कोई फर्नीचर परचेज किया। देखिएगा, जो हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, वो सेम ऐसे हमारी एक तराजू की तरह होता है। इसके तराजू के जो दोनों साइड होती है, वो हमेशा इक्वल रहती है। वो इक्वल क्यों रहती है, क्योंकि एक साइड से हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी चीज का इनफ्लो हो रहा है, दूसरी साइड हमारे बिजनेस से सेम वैल्यू का आउटफ्लो भी होने लग रहा है। इसलिए जो ये हमारी तराजू है, इसकी दोनों साइड हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, अगर हमें रिसीव हुआ तो वो डेबिट साइड आएगा। तो इसका, अगर कोई चीज आई, मान लो 10,000 रुपए की आई, ठीक है, 10,000 गुड्स की आई, 10,000 रुपए की गुड्स आई, तो क्रेडिट क्या होगा, कि हमारे पास से 10,000 रुपए गए भी तो है भाई, हमारे पास से कैश भी तो चला गया। तो इसकी तराजू हमेशा बैलेंस रहती है। ठीक है, ये हमारी इंपैक्ट को दिखाता है, ड्यूल इंपैक्ट की स्केल है ये, उसको दिखाने लग रहा है। आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं कि जो ड्यूल एस्पेक्ट है, जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम है, वो हमारे बिजनेस के अंदर प्रत्येक ट्रांजैक्शन का इक्वल इफेक्ट देती है, ताकि हम अपने बिजनेस के रिजल्ट को अच्छे तरीके से जान सकें, और अच्छे तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन को हम अंडरस्टूड कर सकें, उसको समझ सकें। ठीक है, अब हम उस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमने अपने बिजनेस में, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में समझा था, हमने फर्नीचर परचेज किया। हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक एसेट है। फर्नीचर एक एसेट है। एसेट हमारे बिजनेस में आई, एसेट आई तो हमारी एसेट इंक्रीज हुई। ठीक है, एसेट इंक्रीज हुई।
तो ये 10,000 का जो फर्नीचर खरीदा मेरे भाई, इस 10,000 की क्या हमें इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी? क्या हमें फ्री में मिला? नहीं, इसकी हमें पेमेंट करनी होगी। जो इसकी पेमेंट करनी होगी वो कैश हमें देना होगा। कैश कितना देना होगा? 10,000 रुपए देना होगा। अगर हम फर्नीचर अपने बिजनेस के अंदर लेकर आएंगे तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगा। कैश जाएगा तो क्या कैश हमारा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही हमारी डेफिनेशन ने डिफाइन किया था कि जो कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके दो इफेक्ट होते हैं, दो अकाउंट को वो अफेक्ट करती है। ठीक है, दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग रहती है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। ठीक है, ये थी हमारी डबल एंट्री सिस्टम या डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अब डबल अकाउंटिंग सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो क्या क्या है? ठीक है, देखा ये हमारे 5 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका, कि फीचर क्या है या प्रिंसिपल। फीचर या प्रिंसिपल। ठीक है, हमारी डबल एंट्री सिस्टम या डबल अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर क्या है या प्रिंसिपल क्या क्या है, वो क्या क्या है देखिएगा। कि एक तो है कि एवरी ट्रांजैक्शन इंपैक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, कि जो प्रत्येक ट्रांजैक्शन है हमारे बिजनेस के अंदर हुई वो कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। अफेक्ट कैसे करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। एक चीज बढ़ रही होगी, कोई कोई अकाउंट बढ़ रहा है तो कोई अकाउंट घट रहा है। तो एवरी ट्रांजैक्शन इंपैक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, द टोटल डेबिट अमाउंट विल ऑलवेज इक्वल द टोटल क्रेडिट अमाउंट, कि जितने भी डेबिट हुआ हमारे बिजनेस के अंदर, सपोज हमने एग्जांपल से समझा कि फर्नीचर 10,000 रुपए का आया तो डेबिट गया, क्रेडिट तो क्रेडिट गया हमारा, कैश गया, तो 10,000 से हमारा माइनस कैश हो जाएगा और फर्नीचर ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों साइड इसकी टोटल डेबिट अमाउंट विल ऑलवेज इक्वल द टोटल क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, एक तो पॉइंट हो गया कि ये 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। ट्रांजैक्शन इंपैक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, दूसरा मेन प्रिंसिपल क्या है, कि ये पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों अकाउंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट को, जो दो एस्पेक्ट है पर्सनल या इम्पर्सनल, दोनों को सेम वे में अफेक्ट करता है। ठीक है, वो क्या है कि सिस्टमेटिकली जो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, ये सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स पर्सनल एस्पेक्ट। जो पर्सनल एस्पेक्ट कौन सा है? कोई इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, बैंक्स है, ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेगा ये। ठीक है, दूसरा सिस्टम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स इम्पर्सनल एस्पेक्ट। इम्पर्सनल एस्पेक्ट की इम्पर्सनल क्या होगी? एसेट हो गई, कोई खर्चे हो गए, ठीक है, कोई लॉस हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया, वो आते हैं हमारे इम्पर्सनल एस्पेक्ट के अंदर। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये पर्सनल एस्पेक्ट और इम्पर्सनल एस्पेक्ट दोनों को सिस्टमेटिकली वे में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था हमारा। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है कि इसके ना जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका ना एक सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया और किसी भी एंट्री को डेबिट कर दिया, किसी भी एंट्री को क्रेडिट कर दिया, कोई सी भी बुक को डेबिट कर दिया, कोई सी बुक को क्रेडिट कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको थ्रू प्रॉपर रूल चलना होगा। उन रूल को मॉडल मानकर आपको एंट्री करनी होगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को मुंह उठाया और डेबिट कर दिया। डेबिट इज नॉट आर्बिट्रेरी। आप अपनी इच्छा से उसे डेबिट नहीं कर सकते, बल्कि जो रूल कहता है आप उसको अनुसार ही आपको डेबिट करना होगा, उसके अनुसार ही आपको क्रेडिट करना होगा। क्रेडिटिंग इज गवर्न बाय रिजिड स्पेसिफिक फाउंडेशन रूल, कि जो स्ट्रिक्ट रूल है हमारे, जिनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, रिजिड रूल है वो। ठीक है, लचीले रूल नहीं है कि आप उनमें जैसा चाहे मॉडिफिकेशन कर दे, ऐसा नहीं है। इसके ये रिजिड रूल है, उसके अनुसार आपको अपने ये एंट्री करनी होगी। ठीक है, ये था हमारा तीसरा प्रिंसिपल। और चौथा प्रिंसिपल क्या है? चौथा प्रिंसिपल बताता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके द्वारा हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी को भी जांच कर सकते हैं। उसकी जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है उसको भी जांच कर सकते हैं। उसके अंदर या कोई छल कपट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई मिस्टेक हुई है, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये क्या कहता है कि टोटल डेबिट्स आर एग्रीगेटेड, कि जितने भी डेबिट्स है उनको एग्रीगेट कर लिया, वो हमेशा इक्वल मिलेंगे, टोटल क्रेडिट्स के इक्वल। ठीक है, जो क्रेडिट को एग्रीगेट करेंगे उनके इक्वल वो क्रेडिट हमारे होंगे डेबिट के इक्वल। ठीक है, तो
जो ये डबल एंट्री सिस्टम है ये हमें बेस प्रोवाइड करता है, जो डबल एंट्री सिस्टम है ये हमें बेस प्रोवाइड करता है। किसका बेस प्रोवाइड करता है? कि हम अपनी मैथमेटिकल एक्यूरेसी की भी हम जांच कर सकें। मैथमेटिकल एक्यूरेसी इज वेरीफाइड एक्सप्लिसिटली वाया ट्रायल बैलेंस। इस मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जांचने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? वो बनाना पड़ता है हमें ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं इसकी भी हम आगे खुलकर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा सिलेबस का टॉपिक है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ट्रायल बैलेंस जब हम जर्नल, देखिएगा मैंने पहले बताया कि हम जर्नल में एंट्री करेंगे, फिर हमें उसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब रिकॉर्ड कर ली जर्नल में, जर्नल से हम पोस्टिंग करेंगे लेजर के अंदर, फिर लेजर में हम जितने भी एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन हुई उनका हम कंक्लूजन निकालेंगे, उनका फाइनल आउटकम निकालेंगे। उस आउटकम को हम अपने ट्रायल बैलेंस में लेकर जाएंगे, और जितनी भी हमारे बिजनेस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट हमने मेंटेन की है उनके डेबिट क्रेडिट को जब हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर देंगे तो दोनों इस ट्रायल बैलेंस की जो दोनों साइड है ना, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, दोनों की दोनों इक्वल रहेगी मेरे भाई। ऐसा नहीं होगा कि डेबिट ऊपर है क्रेडिट नीचे है, या क्रेडिट ऊपर है डेबिट नीचे है। अगर ऐसा होता है तो हमें ये बात का इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है उनमें कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, फ्रॉड हुआ है, या मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है। ठीक है, ये थे इसके रूल। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है, जो मैं हमने देखा कि बार बार हम एक ही बात को रिपीट कर रहे थे कि दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। अकाउंट्स होता क्या है मेरे भाई? सबसे पहले तो यही हमारे क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि अकाउंट होता क्या है। अच्छा, अकाउंट है, जो एक अकाउंट है, अकाउंट्स है, वो होता क्या है? अकाउंट जिसे हम, ये तो इसका एब्रीविएशन हो गया, अकाउंट्स को हम, अकाउंट है क्या? अकाउंट एक समराइज है। अकाउंट क्या है? एक समराइज रिकॉर्ड है। क्या है ये? एक समराइज रिकॉर्ड है। किसका? इसका समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक आइटम, पर्सन या एसेट। ठीक है, अगर हम सिंपल वे में बताऊं तो अकाउंट क्या होता है? ये एक समराइज फॉर्म होती है। अकाउंट हमें बताता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष से या किसी आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उनके समराइज फॉर्म में उसके इफेक्ट को बताता है कि उस व्यक्ति विशेष से जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही उसका फाइनली आउटकम क्या है, उसके इफेक्ट को ये हमें बताता है अकाउंट। ठीक है, उसके इफेक्ट को ये हमें बताता है अकाउंट। ठीक है मेरे भाई। अब अकाउंट्स हमारे बिजनेस के अंदर होते कितने टाइप के? अकाउंट तो हमने समझ लिया। ठीक है, अकाउंट्स है जो वो होते कितने टाइप के हैं? देखिएगा, हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हमारे बिजनेस के अंदर हम दो तरीके के आइटम से ट्रांजैक्शन करते हैं। या तो वो पर्सन होता है या वो इम्पर्सन होता है। पर्सन मतलब जिसका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जिस चीज की, जैसे कि व्यक्ति हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कंपनी हो गई, जिसकी कोई कोई एक एंटिटी है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, फिजिकल नहीं तो वो आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है उस चीज का। ठीक है, जिसे हम उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी हम फिक्स कर सकते हैं, वो हो गया हमारा एक पर्सन। और होता है कि इम्पर्सन, इम्पर्सनल। ठीक है, अव्यक्तिक। अव्यक्तिक में क्या क्या आ गए हमारे बिजनेस से रिलेटेड? हमारे बिजनेस में कोई एसेट है, हमारी कोई देनदारियां हैं, ठीक है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे प्रॉफिट्स हैं, हमारे लॉसेस हैं, ठीक है, हमारे गेन है, वो आ गए हमारे इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे हम अकाउंट को। एक तो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को देखें तो पर्सनल अकाउंट भी आगे तीन तरीके की कैटेगरी में डिवाइड है। तीन तरीके की कैटेगरी में डिवाइड, वो कौन सा है? कि जो हमारे पास व्यक्ति होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, उसके अंदर हम कंसीडर करते हैं पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को, कंपनी को। ठीक है, तो वो भी हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन से? एक तो होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल
एक तो हो गया हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर हम उस व्यक्ति को लेते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि मैं, आप, हरि, मोहन, श्याम, अजय, ठीक है। ये सभी क्या है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस इस धरती के ऊपर है। इनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इन्हें सौंप सकते हैं, इनकी इनकी हम अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम किसी कार्य के लिए उत्तरदायी ठहरा ठहरा सकते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारे रियल ह्यूमंस, जैसे कि मोहन, कैपिटल डेब्टर्स, कैपिटल अकाउंट्स, डेटर्स अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट किसका होगा, ओनर का होगा। डेटर अकाउंट किसका होगा, हमारे बिजनेस के जो हमारे देनदार हैं, जिसके जिसने हमें जिसने जिसको हमें उधार सामान बेचा हुआ है, जो हमारे देनदार हैं, वो डेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एक होता है हमारा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर हम उन एंटिटी को लेते हैं जिनका एग्जिस्टेंस तो है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो किसी नियम के अकॉर्डिंग उन्हें एक एग्जिस्टेंस की संज्ञा दी गई है, लीगल एग्जिस्टेंस है जिनका। उसके अंदर क्या क्या आते हैं, उसके अंदर आते हैं हमारे बैंक्स हो गई, कंपनी हो गई, फर्म्स हो गई, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये भी हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गई, स्कूल हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, ये क्या है, ये है हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो ऐसे ऐसे अकाउंट जो किसी ग्रुप ऑफ व्यक्ति या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे इस महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसकी देनदारियों को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कर रही है हमारे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय की। तो जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है वो को ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, उसके अंदर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि आप अगर आप पहली बार अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि किस तरीके से आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना है। तो वो है मेरे भाई, वो क्या है, अगर कोई भी जो भी नॉमिनल अकाउंट है, जो भी नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल टाइप का अकाउंट मैं आपको समझा दूंगा, जो भी नॉमिनल टाइप का अकाउंट है उसके आगे जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसका कोई प्रीफिक्स है या सुफिक्स है। मतलब मैंने कहा कि रेंट है, रेंट क्या है, एक्सपेंसिस है हमारा, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है ये, ठीक है। अब जो नॉमिनल अकाउंट है उसके आगे मैंने कहा आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीफिक्स लगा दिया या फिर सुफिक्स लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा, ये खर्चा किसको रिप्रेजेंट करेगा, उन व्यक्तियों को जिसके प्रति हमारी देनदारियां हैं, जो हमारे लेनदार हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उनको अफेक्ट उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि अव्यक्तिक खाता होता है, जिसके अंदर जिसकी जो जिन्हें हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ठीक है। पर्सनल और इम्पर्सनल में हमने काफी अच्छे से डिस्कस कंपैरिजन किया। अब इन पर्सनल अकाउंट के अंदर हम दो प्रकार के अकाउंट्स लेकर चलते हैं, वो है हमारा, एक तो है रियल अकाउंट, दूसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है, जो रियल अकाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं, जो हमारी पूंजी है, एसेट्स है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर रियल अकाउंट्स के अंदर हम हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट है उसको इसके अंदर कंसीडर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एसेट्स जो रियल अकाउंट है वो भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है टेंजिबल, टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा है हमारा इनटेंजिबल, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। एक मिनट, दूसरा हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट।
इम्पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा टाइप है, या फिर अगर अकाउंट्स की वे में देखें तो अकाउंट्स का तीसरा टाइप है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस में जितने भी इनकम हुई या एक्सपेंसेस हुए, लॉस हुए या गेन हुए, उन सबको इस नॉमिनल अकाउंट के अंदर डाल लेते हैं। ठीक है। अब इन अकाउंट्स की हम आपके लिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में एक मैट्रिक्स लेकर आए हैं कि क्या क्या अकाउंट होते हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट रहते हैं, उनको किस प्रकार से एंट्री किया जाता है, उनके रूल्स क्या क्या हैं, तो एक ही टेबल में आपको करवा दूंगा। ठीक है। अकाउंट का टाइप सबसे पहले हम देखेंगे। अकाउंट का टाइप, अकाउंट का टाइप हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, जो पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है कि ये रिलेट्स होता है किससे, इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, हमारे बैंक्स हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई अदर एंटिटी है जिसके जिसके लिए हम कोई लीगली हम उसको रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबिलिटी ठहरा सकते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट रिलेट टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। इसकी सब कैटेगरी क्या क्या है, हम इस पर्सनल अकाउंट को भी आगे मैंने बताया था कि हम इस पर्सनल अकाउंट को भी तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा नेचुरल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होता है, जिसमें हम इंसान आते हैं, हमारे कोई जैसे इंसान इंसान को ही इसके अंदर मेनली कंसीडर करते हैं। दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर हम जिसकी एग्जिस्टेंस तो होती है लेकिन वो नेचुरल वे में नहीं होती, बल्कि वो आर्टिफिशियल वे में होती है, जो कि किसी कानून या रूल के अकॉर्डिंग उसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो ठीक है। एक होता है, तीसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। जो कि हमारे ग्रुप्स ऑफ पीपल को, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या क्या है, कौन से अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट किसका किसका मेंटेन करते हैं हम बिजनेस के अंदर, हमारे ओनर का, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। फिर हो गया हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई खर्चा है उसके आगे कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है। ये थे इसके एग्जाम्पल। अब हम इसका गोल्डन रूल देखेंगे कि इसका रूल क्या है, किस तरीके से हम इस अकाउंट की हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। उस एंट्री करने के लिए क्या रूल रहने वाला है, वो रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या है, एक इंसान है, व्यक्ति है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। अब कोई जिसकी एग्जिस्टेंस है, वो या तो कोई चीज देगा या कोई चीज लेगा, या तो कोई चीज देगा या कोई चीज लेगा। ठीक है। तो इसलिए इसका रूल क्या बनता है, डेबिट दी रिसीवर, कि जो अकाउंट रिसीव कर रहा है कुछ भी चीज को, उसको तो हम करेंगे डेबिट, कि किसी ने कोई चीज रिसीव की उसको डेबिट, और किसी ने क्रेडिट दी गिवर, कि जिसने कोई चीज दी उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, ये इसका रूल है, आपको ये याद करना होगा, आपको ये रूल याद करना होगा। ठीक है। समझा भी दिया वैसे मैंने। रियल अकाउंट क्या है, फिर आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, रिलेट्स टू प्रॉपर्टी एंड एसेट ओन बाय बिजनेस। जो हमारे बिजनेस के द्वारा कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, जिस जिस पर हमारे बिजनेस का स्वामित्व हक है, वो जो एसेट है वो कौन किस टाइप का अकाउंट हमारे लिए, वो है हमारा रियल अकाउंट, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब ये रियल अकाउंट भी आगे चलकर दो अकाउंट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है। इसके अंदर हम क्या आता है, इसके अंदर आता है हमारी एसेट्स एंड हमारी प्रॉपर्टी, जैसे कि कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर क्या है, एसेट है हमारी, तो ये हमारा रियल अकाउंट है, टेंजिबल, जिसे हम छू सकते हैं। लैंड, गुडविल, गुडविल क्या है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, हम इसे छू नहीं सकते बल्कि फील करते हैं कि हमारी इतनी रेपुटेशन मार्केट में है, जिसके कारण हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये किस प्रकार का अकाउंट है, ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, गुडविल। और पेटेंट्स, ये भी हमारा इंटेंजिबल टाइप का रियल अकाउंट है। ठीक है। इसका रूल क्या रहता है कि जो देखिएगा, कोई चीज है, कोई एसेट है, ठीक है, या तो वो हमारे बिजनेस के पास आएगी या हमारे बिजनेस से बाहर चली जाएगी, आएगी या जाएगी। ठीक है। कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं कि वो आ रही है या जा रही है। ठीक है।
तो इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो चीज हमारे बिजनेस के अंदर आई उसे तो हम कर लेंगे डेबिट, कि हमारे पास आ गई, और जो चीज हमारे बिजनेस से चली गई उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, इसका ये सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, अब देखिएगा जो हम पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, वो पर्सनल अकाउंट बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ी कि हमें पर्सनल अकाउंट बनाना पड़ा। देखिएगा हमारे बिजनेस के हम मेनली ईयर के एंड में हम अपने रिजल्ट्स को जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो उसके अंदर पर्सनल अकाउंट हमें बताता है। इसका उद्देश्य होता है बनाने का कि हम यह जान सकें कि किस व्यक्ति से हमें कितना रुपया लेना है और किस व्यक्ति को कितना रुपया देना है। तो क्या करना ना, सारा रोड़ा पतरी कमर का, भाई संसार में सारा रोड़ा रुपया का है। ठीक है, तो जो ये पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट हमें बताता है कि किस व्यक्ति से कितना रुपया लेना है और किस व्यक्ति को कितना रुपया देना है। ठीक है, इसलिए हम पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, रियल अकाउंट प्रिपेयर करने का भी हमारा मकसद होता है कि हम एटलीस्ट हमारे बिजनेस की पोजीशन को जान सके कि हमारे पास कितनी एसेट आज हाल फिलहाल में है और जितनी एसेट है उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इसलिए हम रियल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसका उद्देश्य रहता है कि हम अपनी जो एसेट की पोजीशन है उनको जान सके। फिर तीसरा आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है नाम मात्र का अकाउंट, जो कि जो बताता है ये किसको किस ये किससे रिलेटेड है, इट रिलेट्स टू ऑल बिजनेस इनकम्स एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉसेज। ठीक है, जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, वो किस प्रकार की एंट्री हमारे बिजनेस के लिए करता है। देखिएगा हमारे बिजनेस के अंदर दो ही प्रकार की मेनली होती है, या तो कोई चीज आ रही है या कोई चीज जा रही है जो कि एसेट होती है, या हमें किसी व्यक्ति से कुछ लिया या किसी व्यक्ति को कुछ दिया। ठीक है, अब जो चीज आ रही या जा रही है उसके अंदर हमारे कुछ एक्सपेंसिव भी तो हो सकते हैं, कुछ इनकम भी तो हो सकती है। ठीक है, उनको भी अलग से कैटेगराइज करना होता है। ठीक है, तो रिलेट्स टू ऑल बिजनेस इनकम एक्सपेंसिव प्रॉफिट एंड लॉसेज, जो इनको कंसीडर करता है वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर हम किस किस चीज को लेते हैं, कोई हमारी इनकम है, जैसे कि हमने हमने क्या मिला, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम मिला, कि हमें अप्रेंटिस करवाई उसके रिगार्डिंग हमें प्रीमियम मिला गवर्नमेंट से। ठीक है, वो हमारी क्या है, इनकम है। गेन क्या है कि हमने हमारी एसेट थी, एसेट हमने 50,000 की परचेज की थी, वो हमने बेच दी 60,000 रुपए की, तो ये 10,000 रुपए का, क्योंकि एसेट जो रियल अकाउंट है उसमें तो एसेट की वैल्यू 50,000 रुपए है, और उसके ड्यूल एस्पेक्ट, जो कि ड्यूल एस्पेक्ट को प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे, तो हम एसेट हमारे बिजनेस से 50,000 की गई लेकिन 60,000 रुपए हमारे बिजनेस में आए, तो हम अपने कैश में जो हमारे मशीनरी है वो गई है, वो कितने रुपए की गई, 50,000 की, लेकिन जो 10,000 बचा वो क्या हुआ, हमारा गेन हुआ, उसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, जो एक्सपेंसेस है लॉसेज है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, सैलरी पेड, जो कि हमारा एक खर्चा है, जो हम सैलरी अपने एम्प्लॉय को, हमने हमारे लेबर को हम पेड करते हैं, वो जो वेजेज है वो क्या है, हमारा खर्चा है। खर्चा क्या होता है, नाम मात्र का होता है। रेंट अकाउंट, पेड कमीशन अकाउंट, रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, ये हमारे सभी खर्चे हैं। इनका रूल्स क्या है, इनका रूल है कि नॉमिनल अकाउंट के जो नॉमिनल नेचर की जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको हम अपनी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में किस प्रकार रिकॉर्ड करेंगे, किस रूल को देखते हुए हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए रूल है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, कि जो डेबिट में हम, डेबिट साइड है हमारे बिजनेस की, हमारे अकाउंट्स की, हमारा अकाउंट्स की जो डेबिट साइड है उसमें हम लेंगे किसको, जितने भी हमारे खर्चे हुए, एक्सपेंसेस हुए, लॉस हुए, उनको हम डेबिट साइड लेंगे, जो कि इस साइड होता है। जो हमारा अकाउंट है, हमारा अकाउंट टी टाइप का होता है, मैं बताऊंगा, एक मिनट रुको, पहले ये रूल करवा दो कि डेबिट साइड में हम अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस लेते हैं और क्रेडिट साइड में हम हमारी इनकम और गेन को एंट्री करते हैं। ठीक है, देखिएगा जो हमारा जो हमारा अकाउंट होता है, अकाउंट कहूं या इसको ऐसे लिख, जो ये अकाउंट होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये इंग्लिश का जो लेटर होता है ना, टी, टी लेटर, इस फॉर्म में ये हमारा अकाउंट होता है। ठीक है, जो ये साइड होती है अकाउंट की, जो ये साइड है जो कि राइट हैंड साइड है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये है हमारी डेबिट साइड।
डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है? इस डेबिट का ये एब्रीविएशन है, ठीक है। एक होती है हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट को। जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के जितने भी हमारे खर्चे हुए, लॉस हुआ, वो आएगा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आएगी हमारी जितनी भी इनकम हुई एंड गेन हुआ, वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। ये होता है हमारा अकाउंटिंग का परफॉर्मा, जो कि एक पार्ट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, जिसके दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है मेरे भाई। अब लॉजिक को समझेंगे कि किस ट्रांजैक्शन को हम पर्सनल अकाउंट माने, किसको हम रियल अकाउंट माने, किसको हम नॉमिनल अकाउंट माने, और फिर उसकी एंट्री कौन से रूल को देखते हुए करें। तो सबसे पहले हमारे लिए मेन टास्क क्या है कि सबसे पहले तो हमें जो ट्रांजैक्शन हुई हमारे बिजनेस के अंदर, उसमें से सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, कैसा ये अकाउंट है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, मान लीजिए हमने अपने हमारे बिजनेस का जो ओनर जो जो कोई भी दूसरा डील मतलब सप्लायर है, सप्लाई सपोज कीजिए हमने काजल को 10,000 रुपए कैश दिए, कैश पेड किए, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि काजल है, दिख तो रही भी व्यक्ति है, व्यक्ति है तो ये पर्सनल अकाउंट है, जरूर भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो देखेंगे उससे पहले लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे कि डज द अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्सन और एंटिटी, कि जो ये काजल नाम का जो शख्स हमारे सामने आया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसी पर्सन को किसी व्यक्ति विशेष को, ह्यूमन ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। काजल है जो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एंटिटी को। तो हमने देखा भाई काजल तो क्या है, ये एक ह्यूमन है। ह्यूमन है तो ये क्या है, एक क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो है हमारा पर्सनल अकाउंट भाई, हमारा ये पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट है तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, कि फिर हमें देखना होगा कि काजल को हमने पैसे दिए हैं या काजल से लिए। अगर दिए हैं, इसमें एग्जांपल में दिया है कि काजल को हमने 10,000 रुपए दिए, ठीक है। तो डिड दे रिसीव और गिव, कि उसको हमने दिए हैं या लिए हैं। तो हमने काजल को दिए हैं तो पाने वाला क्या होता है? पाने वाला हमेशा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर मतलब रिसीवर क्या हुआ? पाने वाला, तो वो डेबिट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी? काजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, काजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि काजल क्या है, काजल ने 10,000 रुपए पाए हैं, काजल ने 10,000 रिसीव किए हैं, तो काजल अकाउंट क्या होगा? डेबिट, इससे 10,000 रुपए से, ठीक है। अगर रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, अगर क्रेडिटर है, गिवर है, तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करेंगे कि रियल अकाउंट में, कि जैसे हमारे एग्जांपल, इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे बिजनेस से हमने कैश दिया 10,000 रुपए काजल को। अब ये कैश दिया, इतना तो हम समझ गए कि कैश हमारी क्या है? एसेट है, और एसेट किस अकाउंट में जाती है? वो जाती है रियल अकाउंट में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि डज द अकाउंट रिप्रेजेंट एन एसेट और प्रॉपर्टी, कि ये एसेट और प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो वो रियल अकाउंट, अगर नहीं करता वो कोई दूसरा अकाउंट मिलेगा, ठीक है। अब कैश है वो क्या है? हमारी एसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या है? यस। अगर यस है तो ये हुआ हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की एंट्री करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कोई चीज हमारे बिजनेस के अंदर आई है या हमारे बिजनेस से चली गई है, ठीक है। डिड इट कम इनटू द बिजनेस और लीव, क्या ये हमारे बिजनेस के अंदर आई या गई? जो हमने कैश काजल को पेड किया, जो ये कैश है हमारे बिजनेस में आया है या गया है? बिल्कुल ये गया है, ठीक है। तो ये गोज आउट, हमारे बिजनेस से गोज चला गया, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। डेबिट दी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा कि ये हमारे बिजनेस से चला गया, ठीक है। अब तीसरा है कि कोई हमारे पास, हमने देखा कि कोई खर्चा आ गया या कोई इनकम है, उसको हम पहले देखेंगे कि डज द अकाउंट रिप्रेजेंट एन एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन।
क्या जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किसी हमारी इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है या हमारे खर्चे को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है, गेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर कर रही है यस, तो ये हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, उससे रूल से पहले हम ये देखेंगे कि इट इज ए कॉस्ट और ए प्रॉफिट, कि जो ये ट्रांजैक्शन है, जो नॉमिनल अकाउंट की हमारी ट्रांजैक्शन है, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है या इनकम है, या लॉस है या प्रॉफिट है, ये चीज देख ली। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो ये हमारा, मान लीजिए हमने क्या था, हमने रेंट पेड किया, रेंट पेड किया 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए कैश दे दिया इसको हमने। ठीक है, जो ये रेंट था, ये रेंट देखा कि ये हमारे लिए इनकम है, लॉस है, गेन है या एक्सपेंसिस है। तो हमने आइडेंटिफाई किया भाई ये तो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंसिस है, तो ये हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए हमने फिर देखा, एंट्री रूल अप्लाई करने से पहले देखेंगे कि ये क्या है, हमारे लिए कॉस्ट है या प्रॉफिट है। तो हमने देखा कि भाई ये तो हमारी कॉस्ट है, एक्सपेंसिस है, तो इसका रूल देखेंगे कि एक्सपेंसिस लॉसेस डेबिट करेंगे और इनकम, जो इनकम एंड गेन है उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा खर्चा था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो हम इसको, एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट कर लेंगे हमारे अकाउंट के अंदर। ठीक है मेरे भाई, अपने इस कॉमर्स सारथी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि यार देखिएगा मुझे आपसे ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आपकी एक भी चीज छूट ना पाए, ताकि आपकी केवल एक इसी वीडियो से सारी की सारी डिस्कवर, जो सारी की सारा टॉपिक है वो आपका कवर हो जाए, आपको कहीं और दूसरा सोर्स यूज ना करना पड़े, हम ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप अपने इस कॉमर्स सारथी को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अपने इस टेलीग्राम का लिंक मैंने चैनल में डाल रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, ताकि आपको कंटेंट की भी अवेलेबिलिटी हो सके। ठीक है, अब है हमारी स्टेज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम की स्टेज क्या रहती है। ठीक है, स्टेज, सबसे पहले स्टेज तो यही होती है डबल एंट्री सिस्टम में, कि हमारे बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुई, सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन है, ये फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। फिर उसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर करेंगे कि ये मॉनेटरी टर्म में इसको मेजर किया जा सकता है, क्या हम जो ये ट्रांजैक्शन हुई इसको हम मनी की फॉर्म में अपने बिजनेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सबसे पहली स्टेज आएगी, फिर उसकी हम रिकॉर्ड करेंगे, उसकी हम ओरिजिनल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये जो स्टेज है ये फाउंडेशन स्टेज है हमारी, जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, उसकी फाउंडेशन स्टेज क्या है, उसकी फाउंडेशन स्टेज है कि ओरिजिनल रिकॉर्ड हम करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन ए प्राइमरी बुक्स कॉल्ड द जर्नल्स और सब्सिडरी बुक्स फॉर लार्ज बिजनेस। देखिएगा हमारे बिजनेस का दो टाइप के हमारे बिजनेस होते हैं, एक तो समाल, ठीक है, समाल में हम ओनली जर्नल बनाते हैं, जर्नल बुक्स बनाते हैं, और एक होता है हमारा लार्ज बिजनेस। लार्ज बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे कि सेल्स बुक्स, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक वगैरह वगैरह, बहुत सारी बुक्स हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन को इनिशियली आइडेंटिफाई किया, उसको फिर हम रिकॉर्ड करेंगे या तो जर्नल में या हम हमारी सब्सिडरी बुक्स में, जिसे हम ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जो हमारी जर्नल है उसे हम प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी हम कहते हैं। ठीक है, ओरिजिनल रिकॉर्ड करेंगे हम, रिकॉर्ड देखिएगा ये पहली स्टेज में देखिएगा हम रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास पेन है और हमारा जो अकाउंट की बुक है, ठीक है, अकाउंट की बुक है उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के बाद हमने हमारी जर्नल है या हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डे टू डे में एंट्री करेंगे, जैसे कि आज की एंट्री आज कर दी, कल की एंट्री कल करेंगे, परसों जो बीता हुआ कल है उसकी एंट्री हमने बीते हुए कल में कर दी थी। तो हम इस बहुत सारी एंट्री में से हम अब क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई किसको करेंगे, हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे या फ्रेमिंग करेंगे सेकंड स्टेज में। ठीक है, एंट्री ऑल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। जो हमारी ये जर्नल बुक्स थी, ये बुक थी, यहां से जितनी भी एक टाइप की एंट्री है, मान लीजिए कि सैलरी से रिलेटेड कोई एंट्री है या रेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे बिजनेस में पूरी साल में एंट्री हुई, उनको हम कहां पर लेकर जाएंगे, उन्हें हम लेकर जाएंगे लेजर में। देखिए ये रखना है, मान लीजिए एक ड्रॉर है, टेबल की ड्रॉर है, तो प्रत्येक ड्रॉर में हम अलग अलग चीज रखते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं। तो उसी प्रकार एक जैसी चीज को हमने इस ड्रॉर में रख दी, इस ड्रॉर को क्या समझ लेंगे हम, एक अकाउंट, और ये दूसरा दूसरा अकाउंट है। तो ये जो टेबल है ये क्या है, हमारी रिप्रेजेंट कर रही है लेजर को।
ठीक है, लेजर्स बुक में हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में उस अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उस अकाउंट में हम इकट्ठी कर लेंगे। ठीक है, उनको रिलेटेड टू ए सिंगल अकाउंट आर गैथर्ड इन वन प्लेस टू डिटरमाइन देयर कोलेक्टिव इफेक्ट। उनके कोलेक्टिव जो सामूहिक इफेक्ट क्या हुआ उन सभी ट्रांजैक्शन का उस अकाउंट पर, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे एक अकाउंट के अंदर। ठीक है, जो लास्ट एंड फाइनल स्टेज है वो है हमारी डबल अकाउंटिंग सिस्टम की समरी स्टेज, जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग सिस्टम को फिनिश करेंगे, जहां पर हम अपने रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। वो क्या है कि लेजर बैलेंसेज आर कंपाइल्ड इनटू ए ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले तो हमारे, मैंने बताया था कि लेजर से हम जितने भी उनका कम्युनिटी इफेक्ट हुआ, उससे जो डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, उनको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर या तो डेबिट साइड में लेकर जाएंगे या क्रेडिट साइड में लेकर जाएंगे। इससे ट्रायल बैलेंस से हमारी मैथमेटिकल एक्यूरेसी का हम जांच कर सकेंगे, टेस्ट कर सकेंगे कि हमारे जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया है वो हमारे अकाउंट्स है जो वो सत्यनिष्ठा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है। ठीक है, फिर हम करेंगे जो ट्रायल बैलेंस है टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, दिस लीड टू द फाइनल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट को क्यों बनाएंगे कि हम फाइंड आउट कर सके कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एंड फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट टू रिवील फाइनेंशियल पोजीशन। हम फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा सिंथेसिस करेंगे हम। सिंथेसिस मतलब टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को जोड़ेंगे, जो हमने अभी तक चीजों को तोड़ा है उनको हम जोड़ कर देखेंगे। ये होता है लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन। लाइफ साइकिल कैसे करेंगे, सपोज कीजिए कि हमने पेड किए 20,000 रुपए फॉर सैलरी। सैलरी के लिए हमने 20,000 रुपए पेड किए। अब हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम ये डिटरमाइन करेंगे जो हमने कैश पेड किया है या जो हमने सैलरी पेड किया है ये किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, डिटरमाइन दी टू अफेक्टेड अकाउंट। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे जो ये ट्रांजैक्शन हुई इसमें हमने कौन से अकाउंट को अफेक्ट किया, कैश को किया, सैलरी अकाउंट को किया। अब ये कैश सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखा कि हमने इस ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट को अफेक्ट किया। ठीक है, कौन से, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, फिर हम जो ये अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब इस आइडेंटिफाइंग अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई किस में करेंगे, जो ये दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हुए इस ट्रांजैक्शन के कारण, ये किस टाइप के अकाउंट है, ये किस टाइप के अकाउंट है कि ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो हम देखेंगे कि इम्पर्सनल, जो ये कैश और सैलरी है, जो ये ट्रांजैक्शन है हुई है, ये दोनों किस प्रकार के अकाउंट है, ये इम्पर्सनल अकाउंट है। एक तो है इनमें से रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा है, वो है हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। और फिर दूसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, वो है हमारी सैलरी, सैलरी जो कि खर्चा है। ठीक है, हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, यूज दी हायरार्की, सैलरी इज नॉमिनल एंड कैश इज रियल अकाउंट। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये चीज आइडेंटिफाई करने के बाद हमें देखना होगा कि इन पर कौन सा रूल लगेगा, कि जो ये नॉमिनल अकाउंट है इसमें क्या हुआ और रियल अकाउंट में क्या हुआ, कि कोई चीज रियल अकाउंट में आती है या जाती है, और नॉमिनल अकाउंट में की हमारे लिए खर्चा है या इनकम है। इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस पर रूल अप्लाई कर देंगे। हमने देखा कि सैलरी क्या है, हमने सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉस होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम डेबिट साइड में लिखते हैं अकाउंट के। तो क्या हो जाएगा, सैलरी है वो हमारा एक्सपेंसेस है जिसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, अब कैश क्या है, एसेट है। कैश क्या हुआ है, इस ट्रांजैक्शन के द्वारा हमने सैलरी पेड की, इसका मतलब क्या हुआ, कैश हमारे बिजनेस से चला गया। तो कैश हमारे बिजनेस से चला गया तो वो क्या हुई, हमारी एसेट है जो कि गोइंग आउट हुई है हमारे बिजनेस से, तो इसलिए हम करेंगे इस अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, फिर हम इसको जर्नलाइज कर देंगे। इसकी जर्नलाइज कैसे करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे हम ओरिजिनल एंट्री की, कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20,000 रुपए, टू किससे हुआ, कैश अकाउंट से 20,000 रुपए से। फिर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे लेजर के अंदर, कि जो सैलरी अकाउंट था वो डेबिट हुआ है हमारा जर्नल के अंदर। तो जो लेजर के अंदर हमने सैलरी अकाउंट बनाया एक अलग से पेज पर, सैलरी अकाउंट जितना ही बनाया, उसके अंदर हम सैलरी अकाउंट की जो डेबिट साइड में हम एंट्री कर देंगे 20,000 रुपए की, कि हमने इस बंदे इस अगेंस्ट हमने ये सैलरी दी है 20,000 रुपए। ठीक है, फिर हमारा एक कैश अकाउंट भी होता है जो लेजर के अंदर होता है। तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो लेजर के अंदर हम जाएंगे तो क्रेडिट साइड हम इसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हम पोस्टिंग।
लेजर अकाउंट में। फिर हम इस जो यहाँ से हमने कम्युलेटिव इफेक्ट देख लिया कि बहुत सारी एंट्री हमारे महीने के एंड में हुई, तो इससे जो कम्युलेटिव इफेक्ट हुआ उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। द अपोजिंग 20,000 एंट्री परफेक्टली ऑफसेट इन द ट्रायल बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन, ताकि हम उसके बीच इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकें। एक मिनट, सॉरी यार। सॉरी, थोड़ी एक बार में दिक्कत आ गई थी। सिस्टम एडवांटेजेस, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है इसकी एडवांटेज क्या-क्या है? देखिएगा इसके एडवांटेज क्या-क्या है। एक तो जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, ये क्या है? साइंटिफिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट, ठीक है? ये क्या है? साइंटिफिक वे है। जो हमारी ट्रांज़ैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने का एक साइंटिफिक वे है। साइंटिफिक वे क्या है? इसके प्रॉपर रूल है, इसके प्रॉपर रूल है, प्रिंसिपल है, जो हमें बार-बार गाइड करते हैं कि किसी चीज़ की किस प्रकार से एंट्री हमें करनी है। कंप्लीट कैसे है? ये कंप्लीट ऐसे है कि ये जो हमारे बिज़नेस के अंदर जितने भी एक ट्रांज़ैक्शन के जितने इफ़ेक्ट हुए, उन सभी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है? इसलिए ये कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है? मैथमेटिकल प्रिसिशन, कि ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी की जाँच करके हमें बताता है कि जो हमने अकाउंट बनाए हैं, उनकी मैथमेटिकल वो ठीक है या नहीं है, उनके अंदर कोई छल-कपट हुआ है या नहीं है, या कोई एंट्री छूट गई है या नहीं छूटी है, ठीक है? The mandatory trial balance provides a built-in mechanism to effortlessly check arithmetical accuracy। ये हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की भी जांच कर देता है कि हमें कोई जोड़ वगैरह में, कोई एंट्री वगैरह में कोई गलती तो नहीं कर दी। इसलिए भी डबल एंट्री सिस्टम भी हमारे लिए बेनिफिट का सौदा है, ठीक है? मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है? enable comparative study of expenses income over time providing highly reliable data for swift management decision। ये मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? कि जो हमारे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कंप्लीट रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करवाया जाता है, उससे हम जो रिजल्ट निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है? उनसे जो रिजल्ट हमारे पास आए, उनकी हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? जो हमें मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है? ये फ्रॉड प्रिवेंशन है। फ्रॉड को कैसे रोकता है? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बहुत स्टेप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली होती चलती है। जैसे हमने जर्नल एंट्री की, फिर उसको लेजर में लेकर जाएँगे। लेजर से फिर उसकी ऑटोमेटिकली देखिएगा, ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाएगी ट्रायल बैलेंस में कि कोई रिकॉर्ड, कोई एंट्री छूट तो नहीं गई है, कोई गलती तो नहीं होगी। अगर कोई गलती होती है तो ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो ऊपर-नीचे होने लग जाता है। फाइनेंशियल क्लैरिटी, ये हमें फाइनेंशियल क्लैरिटी देता है कि जो हमारे बिज़नेस है, उसके अंदर जितने भी जो मतलब ऑपरेशन हमने पूरी साल किया, जितनी हमने पूरे साल मेहनत की, उसके रिज़ल्ट क्या रहे? क्या हमें प्रॉफ़िट हुआ? क्या हमें लॉस हुआ, गेन हुआ? ठीक है? उसकी भी हमें फाइनेंशियल क्लैरिटी देता है कि जो हमारी बैलेंस शीट है, वो हमारी रिप्रेज़ेंट करती है फाइनेंशियल पोज़ीशन को, कि हमारे बिज़नेस की पोज़ीशन कैसी है। ठीक है? फिर है लीगल वैलिडिटी। जो डबल एंट्री सिस्टम है मेरे भाई, अकाउंटिंग सिस्टम का जो डबल एंट्री सिस्टम या डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, उसकी लीगल वैलिडिटी है। क्यों है? क्योंकि एक तो इसे ये फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है बाय टैक्स अथॉरिटी के द्वारा। जो टैक्स अथॉरिटी है हमारी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो बॉडी है, वो इस सिस्टम से की गई एंट्री को ऑथेंटिसिटी देती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है कि इसके द्वारा इस सिस्टम के अंदर बनाई गई जो बुक्स है वो बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है? तो इसको ऑथेंटिसिटी देता है। कंपनी लॉ जो हमारा है वो भी इस डबल एंट्री सिस्टम को महत्व इंपॉर्टेंस देता है कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाना चाहिए। ठीक है? कोर्ट भी जब कोई केस वगैरह हो जाता है किसी भी प्रकार का, ठीक है? हमारे बिज़नेस पर, तो कोर्ट भी जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाई गई बुक्स है उनको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में महत्वता देता है। अब है हमारी कुछ सिस्टम लिमिटेशन। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसकी लिमिटेशन क्या-क्या है? देखिएगा मेरे भाई, मैं आपको बिना किसी स्वार्थ के आपको कंप्लीट यहाँ पर कमर्शियल बुक कीपिंग करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए एक लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा हम्बल, आप इस वीडियो को सिर्फ़ आपको क्या करना है, एक तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है, एक लाइक ठोकना है, और तीसरा केवल आपके जो एम्प्लॉइज़ के ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देना, ताकि किसी भाई की भी और भाई की भी हेल्प हो सके, वो भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। ठीक है? दिस सिस्टम इज़ मैथमेटिकली परफेक्ट। जो ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम है या डबल एंट्री सिस्टम है, ये मैथमेटिकली तो परफेक्ट है, बट स्ट्रक्चरली
डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन कॉम्पिटेंस, क्योंकि बहुत सारी जगह हमें अकाउंटेंट की जजमेंट, अकाउंटेंट की स्किल, अकाउंटेंट की नॉलेज पर बेस बनाते हुए उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री की जाती है, उसकी जजमेंट के बेस पर। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये स्ट्रक्चरली किस पे डिपेंड हो गया, हमारे अकाउंटेंट पर ये डिपेंड हो गया। ठीक है, एक तो ये कमी है इसकी, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली डिपेंडेंट किस पे है, ह्यूमन पे है। ठीक है, इट इज एक्सपेंसिव इन नेचर है, क्योंकि देखिएगा जो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर है, हम बहुत सारी बुक्स बनाते हैं, उसको बनाने में कितना हम टाइम वेस्ट करते हैं, हम एनर्जी वेस्ट करते हैं। एनर्जी वेस्ट तो नहीं कहूंगा, ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे हमें एक्यूरेट रिपोर्ट भी तो हमें प्राप्त होता है। तो ये एक्सपेंसिव इन नेचर है, जो कि स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो हमारे जैसे दुकान वगैरह हो गई, छोटे मोटी दुकानें होती हैं हमारी, उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल है, मुश्किल टास्क है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर भी होता है ये, मेंटेन एंड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑफिशियल। इसके लिए ना हमें कुछ मतलब एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाले पर्सन की जरूरत होती है, जो कि स्मॉल बिजनेस में मुनीम वगैरह होते हैं, और बड़े बिजनेस में अकाउंटेंट वगैरह, सीए वगैरह होते हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमन एरर भी रहती है, जो कि ट्रायल बैलेंस क्या है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जांच करता है, लेकिन जो प्रिंसिपल के कारण मतलब सिद्धांतिक एरर हो गई, उनको उनको भी ये डिस्क्लोज नहीं कर पाता। ठीक है, या फिर एरर ऑफ ओमिशन, मतलब कोई एंट्री बिल्कुल ही भूल गए हम, कोई एंट्री हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं गई, तो उनको ट्रायल बैलेंस क्या दिखाएगा, जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई एरर, उनको ट्रायल बैलेंस तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार की भी एरर हमारी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में रह जाती है। एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर, कि जितने कंपनसेटिंग एरर क्या होती है कि एक 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 ट्रांजेक्शन से तो हमारी एरर हो गई, ठीक है, मान ली 10,000 रुपए की एरर हुई, लेकिन सेम अमाउंट से जितना अमाउंट से 10,000 रुपए का इंक्रीज हुआ था कोई अकाउंट, उसी अमाउंट से कोई वही अकाउंट दूसरी ट्रांजेक्शन से डाउन हो गया, तो ये कंपनसेटिंग एरर भी इसके अंदर होती है। तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो भाई, दिल से लाइक जरूर करना, एक कमेंट आपके भाई के लिए भी छोड़ देना, ताकि आपके भाई को, इस कॉमर्स सारथी को मोटिवेशन मिलता रहे। और ये अगर ये कंटेंट आपको चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, तो आप टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।